आज के इस लेक्चर में मैं आपको पेज नंबर 37 में बुलियन अलजेब्रा की बुनियादी असूल पढ़ा रही हूँ। आपने मैथ में पढ़ा होगा कि मैथ में किसी भी फंक्शन को या किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन को मुख्तसर करने के लिए हम कुछ कवानीन को इस्तेमाल करते हैं। उस कवानीन की मदद से आपका जुमला आखिर में बहुत शॉर्ट हो जाता है, उसका आंसर बहुत शॉर्ट निकलता है। इसी तरह अगर आपके पास कोई बूलियन फंक्शन आपके कंप्यूटर में आ जाए तो आप उसे कंप्यूटर के बताए हुए कुछ बूलियन कवानीन की मदद से आप उसे मुख्तसर करेंगी। जब आपका जवाब मुख्तसर तरीन शक्ल में आ जाएगा तो उस जवाब को देखकर आप एक सर्किट बनाएंगी। आप बूलियन अलजेब्रा पढ़ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि इसकी मदद से सर्किट को डिज़ाइन किया जाता है। जब सर्किट का डिज़ाइन छोटा होगा यानी कि आपका जो बूलियन अलजेब्रा का जो वो है जवाब वो मुख्तसर तरीन होगा बूलियन कवानीन को इस्तेमाल करते हुए, तो सर्किट का डिज़ाइन भी छोटा बनेगा, सर्किट भी छोटा बनेगा। इसकी वजह से बिजली भी कम इस्तेमाल होगी और कंप्यूटर तेज़ रफ्तारी से काम करेगा। अब इसमें से कुछ कवानीन है जो मैं आपको बता रही हूँ और ये चूँकि कवानीन है तो ये आपने बिल्कुल एज इट याद करना है। ये कैसे हल हुए ये आपका इसका कोई सरोकार नहीं है। आपने बस इस कवानीन को एज इट जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही याद करना है। तो पहला कवानीन जो है, पहला कानून जो है वो क्या है? आइडेंटिटी लॉज। कौन सा है? आइडेंटिटी लॉज। अब आप पीछे पढ़ चुके हैं जमा की अलामत किसके लिए इस्तेमाल होती है? और गेट के लिए। और डॉट की अलामत किसके लिए इस्तेमाल होती है? ज़रब या एंड गेट के लिए। अब आइडेंटिटी लॉ कहता है कि ए एक इनपुट है, उसमें क्या चीज़ जमा की जाए कि जवाब दोबारा ए आए। आप जानते हैं कि किसी भी अदद में कौन सी चीज़ जमा की जाए कि जवाब दोबारा वही अदद है। फ़र्ज़ किया मैं 2 में अगर 1 जमा करती हूँ तो वो तो 3 बनता है, लेकिन 2 में जब मैं 0 जमा करती हूँ तो वो 2 ही रहता है। तो यहाँ पर भी यही है आइडेंटिटी लॉज में, ए जमा 0 इज़ इक्वल टू ए, और नीचे जो है ए डॉट 1। इसका मतलब क्या है कि ए डॉट 1 यानी कि ए को किस चीज़ से ज़रब किया जाए कि जवाब दोबारा ए आए। तो हमेशा ज़रब के लिहाज से 2 एकम 2 ही बनता है। तो यहाँ पर भी ए को 1 से ज़रब दी जाए तो क्या बनेगा? ए बनेगा। ये आपका है आइडेंटिटी लॉ। फिर दूसरा है आपका नल लॉ। कौन सा है आपका? नल लॉ। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा साइज़ का बड़ा हो गया है, मैं इसको कम कर देती हूँ। ठीक है, ये आपका है नल लॉ। अभी भी साइज़ बड़ा है, थोड़ा सा और कम कर देती हूँ। ठीक है, नल लॉ आपको क्या कह रहा है कि आपने ए में जब 1 जमा किया तो जवाब 1 आया, ए में डॉट जमा किया, 0 जमा ज़रब दी ए को 0 से तो जवाब क्या आया? 0 आया। अब तीसरा आपने एज इट याद करना है। नल लॉ क्या कह रहा है? ए में 1 जमा किया तो 1 आया, ए में 0 ज़रब दी तो क्या जवाब आया? 0 आया। ये इसकी 2 इक्वेशंस हैं। अब आगे है आइडेम्पोटेंट का लॉज। ये ज़रा इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से याद करिएगा। आइडेंटिटी भी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि ए में ए जमा करो तो जवाब ए आए, ए को ए से ज़रब करो तो जवाब ए आए। आप जानते हैं कि मैं पीछे आपको पढ़ा चुकी हूँ कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी वैल्यूज़ को लेते हैं, और बाइनरी वैल्यूज़ क्या होती हैं? 0 और 1। तो 0 किस चीज़ को शो करता है? फॉल्स को, और 1 किस चीज़ को शो करता है? ट्रू को। ठीक है, तो यहाँ पर ए में ए जमा करें यानी कि 1 में 1 जमा करें तो जवाब ए आएगा, 0 में 0 जमा करें तो जवाब 0 आएगा, यानी कि ए ही आएगा। ए की 2 वैल्यू हो सकती हैं, या तो 0 होगी या 1 होगी। ठीक है, इसी तरह 0 को 0 से जवाब ज़रब दें तो ए आएगा, 1 को 1 से ज़रब दें तो ए ही आएगा। तो यानी कि इनपुट अगर ए की 1 हो या 0 हो तो जवाब ए ही आएगा। ये आपका कौन सा लॉ है? आइडेम्पोटेंट का लॉ। आगे है आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ। आप पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर ए की वैल्यू 0 है, ये मैं आपको ज़रा समझाती हूँ यहाँ पर। आप पीछे भी वैसे ये पढ़ चुके हैं कि अगर ए बराबर है आपके 0 के, ठीक है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट यानी ए के ऊपर बार बराबर, उसका उलट हो जाएगा 1। इसी तरह अगर ए बराबर है 1 के और उसका जब आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे यानी कि उसका बार लेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 0 के, यानी कि उसके उलट हो जाता है। ये राइटिंग चूँकि ये मैं मार्कर से वो कर रही हूँ इसलिए सही नहीं आ रही, लेकिन आपको समझ तो आ ही रहा होगा। अगर ए की वैल्यू 0 हो तो क्या ए बार ए का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? 1 के। अगर ए की वैल्यू 1 हो तो ए का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? 0 के। यही चीज़ यहाँ पर आपको समझाई गई है।
कॉम्प्लीमेंट लॉ में कि ए में जमा किया जाए ए बार तो जवाब आएगा 1, ठीक है। और ए में उसका उलट यानी कि ए को उसके उलट से ज़रब दी जाए, यानी कि अगर ए 1 है तो इसका उलट 0 होगा, तो हमेशा 0 से ज़रब खाएगा तो 0 ही रहेगा। इसी तरह अगर ए 0 है और उसका कम्प्लीमेंट 1 है तो एक चीज़ तो 0 हो रही है, इसलिए जवाब हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। आप इसको इसी तरह याद करेंगी। आगे आएगा कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि ए जमा बी बराबर है बी प्लस से, या ए डॉट बी बराबर है बी डॉट ए, यानी कि तरतीब लेफ़्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की तब्दील हो भी जाए तब भी वही जवाब बराबर होंगे दोनों के। आगे है एसोसिएटिव लॉ, इसमें 3 इनपुट्स है ए बी और सी, ब्रैकेट में ए प्लस बी है, फिर उसमें सी जमा हो रहा है, तो आप ए को अलग कर देंगे और बी और सी को ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। इसी तरह ए डॉट बी ब्रैकेट के अंदर है और बाहर क्या है तीसरा इनपुट सी, तो ए बाहर चला जाएगा, ए डॉट बाहर चला जाएगा और ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा बी डॉट सी। ये आपका क्या है कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ सॉरी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। आगे है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि ए डॉट, इसमें भी 3 आपके पास इनपुट है, ए डॉट बी प्लस बी, ए डॉट, ठीक है। ये मैं ज़रा आपको समझाती हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर ए डॉट, ठीक है, बी प्लस सी, ठीक है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो ये बराबर है ए डॉट आप 2 दफ़ा लिखेंगे, क्योंकि मेरा ये पूरा नहीं आ रहा तो इसलिए मैं इसको यूँ कर रही हूँ। ए डॉट आपने क्या लिखा 2 दफ़ा लिख लिया। अब देखें ब्रैकेट के अंदर क्या है बी, अब बी इसको ऐसे ही लिखेंगी और सी को भी ऐसे ही लिखेंगी, यानी कि ए ने ज़रब खाई बी के साथ भी और ए ने ज़रब खाई सी के साथ भी। अब आप बीच में देख रहे हैं जमा की अलामत है, इन दोनों के बीच में आप क्या लगा देंगे जमा, तो ये आपका क्या बन जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए ने ज़रब खा रहा है बी के साथ भी, ए ज़रब खा रहा है सी के साथ भी। मैथ का असूल भी यही है, ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ होती है वो अंदर दोनों रकमों से ज़रब खाती है। तो बूलियन फंक्शन में भी यही हो रहा है कि ए ज़रब खा रहा है बी के साथ भी, ए ज़रब खा रहा है सी के साथ भी, बीच में जो अलामत है जमा की वो इन दोनों के जवाब में आ जाएगी। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखें आप ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यही कह रहा है, ए ने ज़रब खाई बी के साथ, ए ने ज़रब खाई सी के साथ, यहाँ ज़रा लाइन आ गई लेकिन यहाँ ए ही है और बीच में क्या है जमा। इसी तरह ए प्लस है तो ए प्लस खाएगा बी के साथ भी, ए प्लस खाएगा सी के साथ भी, और चूंकि बीच में यहाँ पर डॉट आ रहा है तो इसलिए इनके बीच में क्या आ रहा है डॉट। ये आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से याद करिएगा। अब है आपके पास सेकंड पेज है आपका, है थोड़ा सा बड़ा करने दें, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपके पास एब्जॉर्प्शन लॉ, यानी कि ए जमा खा रहा है ए डॉट बी से तब भी जवाब ए आएगा, और ए डॉट ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी है तब भी जवाब ए आएगा। आप इसको बिल्कुल एज इट याद करेंगे, ये भी आगे चल के इक्वेशन में इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि ए ने जमा खाया ए और बी के ज़रब से तब भी जवाब ए आया, ए ने ज़रब खाया ए जमा बी के जवाब से तब भी जवाब क्या आएगा ए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है डी मॉर्गन थ्योरम, यानी कि ए प्लस बी के ऊपर बार है, ठीक है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट है, तो ये जो ए है और बी है ये अलग अलग हो जाएंगे, ए बार भी अलग हो गया, बी बार भी अलग हो गया, और जो जमा था वो किस में कन्वर्ट हो गया आपके पास डॉट में। ये दोबारा मैं आपको समझाती हूँ। देखें ए, ये देखें आप इधर ए प्लस बी है इधर लेफ़्ट साइड पर, और ऊपर क्या है कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर आप देखेंगी ए का कॉम्प्लीमेंट अलग हो गया, बी का कॉम्प्लीमेंट अलग हो गया, और जो जमा का जो निशान था ये किस में कन्वर्ट हो गया ज़रब में या डॉट में। इसी तरह ए डॉट बी के ऊपर यहाँ पर देखेंगे आप कॉम्प्लीमेंट है तो ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ गया, बी के ऊपर यहाँ पर देखें बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ गया, ए के कॉम्प्लीमेंट आ गया, और जो ये डॉट था ये किस में कन्वर्ट हो गया जमा में। तो ये आपका क्या बन गया डी मॉर्गन लॉ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आगे चल के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा जब आप किसी भी जुमले को मुख्तसर करेंगी, तो ये आपने इसी तरह याद करना है। एक तरह से ये रट्टा ही है जो आपने लगाना है, लेकिन मैंने आपको जितना मैं समझा सकती थी आपको समझा चुकी हूँ। इस तरह आप बिल्कुल अच्छे तरीके से बार बार कॉपी पे लिखकर इसको याद करेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, और आगे चल के जो इसकी एक्सरसाइज है आप उसको सॉल्व कर सकेंगी आसानी से। थैंक यू।